नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे भेजने के भाजपाइयों के जो षड्यंत्र हैं उस पर लगाम कसने की तैयारी अब शुरू हो चली है। दरअसल देश के दो नामी वकीलों ने अब इस मामले में मुहिम छेड़ दी है। एक तो पहले से ही इस केस में कई अदालतों में बहस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे धाकड़ वकील ने आज खुले तौर पर ऐलाने जंग तो कर ही दिया है। हम बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल की। अभिषेक मनु सिंह भी तो इस मामले में कई मुख्यमंत्रियों के केस लड़कर उन्हें राहत तो दिलवा चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी अपने आदतों से बाज नहीं आई है। लिहाजा कपिल सिब्बल ने अपने एक मैसेज से, एक बयान से भाजपाइयों की नींद तो उड़ा ही दी है, लेकिन उन्होंने तय कर दिया है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा ही जाएगा और इस पर बड़ी बहस के बाद एक ठोस निर्णय भी लेना होगा। आखिर कब तक विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे रहना होगा? फिर चाहे मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री का रहा हो या झारखंड के मुख्यमंत्री का रहा हो या छत्तीसगढ़ पर आंच आ रही थी, या फिर बात करें इस वक्त जो मसला है वो कर्नाटक में कांग्रेसी नेता और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि गवर्नर ने उनके खिलाफ अचानक से जांच के आदेश दिए, केस चलाने के आदेश दिए, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती तो दी गई, लेकिन वहां गवर्नर साहब के हक में जस्टिस नाग प्रसन्ना ने फैसला दे दिया, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों में यह साफ करने की कोशिश की थी कि राज्यपाल द्वारा लिया गया यह कदम पूर्णतः असंवैधानिक है और दुर्भावना से, राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। लेकिन दूसरी तरफ एक और धाकड़ वकील जो हेमंत सोरेन का भी काफी हद तक केस लड़े थे, कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने एक तरीके से कर्नाटका हाईकोर्ट से आए फैसले पर ही सवाल खड़े किए हैं। उनका अब भी मानना है कि जिस तरीके से गवर्नर ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं वो असंवैधानिक है और इसके पीछे कपिल सिब्बल ने बीजेपी को ही बताया है। षड्यंत्रकारी कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों अब इस मामले में संवैधानिकता की लड़ाई देश के सर्वोच्च अदालत में लड़ने जा रहे हैं। एलजी दिल्ली में पावरफुल, कर्नाटका में गवर्नर पावरफुल, जनता की चुनी हुई सरकार सिर्फ बेबस है। ऐसे में कपिल सिब्बल ने जो कहा है पहले वो समझ लेना जरूरी है, उसके बाद हम लोग सीधे इस मामले पर आएंगे कि क्या वाकई में कर्नाटका हाईकोर्ट से आ रहा फैसला सही है या सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला गिर भी सकता है। यहां कहा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल कोर्ट के फैसले और उसकी टिप्पणियों के बावजूद राज्यपाल के एक्शन को असंवैधानिक और दोषपूर्ण बता रहे हैं। उन्होंने पार्टी पर निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने के लिए कपटपूर्ण तरीके अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, अब कर्नाटक निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने और गिराने के लिए भाजपा की कुटिल चालें, विधायकों को लालच दो, 10वीं अनुसूची का दुरुपयोग करो, ईडी सीबीआई का डर दिखाओ और राज्यपालों से अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से परे जाकर काम कराओ। फिर कहो कि भाजपा के लिए संविधान का मतलब गीता से भी ज्यादा है। अब ऐसे में सवाल तो उठता है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी सही दिशा में काम करती है? क्या राज्यपाल जो आदेश देते हैं वो क्या राजनीति से प्रेरित नहीं है? जिन जिन राज्यों में आप देखें विपक्ष की सरकार है, वहां राज्यपाल अचानक से इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो हर काम में अड़ंगा डालते हैं और वह मामला अदालतों तक जाता है। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने तो पहले ही कहा कि राज्यपाल का पद या तो खत्म हो जाना चाहिए या फिर राज्यपालों की नियुक्ति अगर हो तो वो पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्षता उनमें बरकरार हो और वो
कभी भी राजनीति से प्रभावित न हो, क्योंकि यह हमारे देश में परंपरा रही है कि केंद्र सरकार अपने पसंद के लोगों को ही आगे बढ़ाती है राज्यपाल के तौर पर। अक्सर राजनीति से रिटायर हो चले नेता ही राज्यपाल की कुर्सी पर जाकर बैठते हैं, और जब वो बैठते हैं तो केंद्र में बैठी सरकार के अनुरूप ही काम करने लगते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जस्टिस नागप्रसन्ना ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पक्ष में फैसला देकर क्या सही किया, क्योंकि कपिल सिब्बल इसे असंवैधानिक मानते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस मामले में साफ तौर पर कहा था कि थावरचंद गहलोत जिस त्वरित गति से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए व्याकुल हो उठे, इसका मतलब है कि वो राजनीति से प्रेरित है। और जो म्यूडा केस है उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी को लाभ पहुंचाने का आरोप मुख्यमंत्री पर ही क्यों? ऐसे में तो म्यूडा को भी एक पक्ष बनाया जाना चाहिए कि उसने क्या लाभ सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी को दिया है या फिर और भी कई लाभार्थी। क्या पूरा म्यूडा का जो लैंड है वो सब के सब मुख्यमंत्री की पत्नी को ही चलेगा? यह एक बड़ा सवाल होगा। हालांकि जब जांच के आदेश आए तो सिद्धारमैया ने भी कहा कि मैं ऐसे जांचों से डरता भी नहीं हूं, लेकिन लीगलिटी इसकी क्या है? क्या वास्तव में राज्यपाल ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं? जब तक यह सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं होगा तब तक हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहा जस्टिस नागप्रसन्ना ने और क्यों यह मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास जाएगा और वहां पर एक बड़े निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा, वो हम आपको यहां बताते हैं कि ऑर्डर के कुछ दो पंक्तियां जो हैं वो मैंने कल भी नोटिस किए थे, आज भी आप जान लीजिए। जस्टिस नागप्रसन्ना ने बेसिकली 2 पॉइंट पर ही जोर दिया। पहला पॉइंट यह था कि मुख्यमंत्री के ही पसंद से कैबिनेट अपॉइंट होता है और राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि वो कैबिनेट से सलाह लेकर कोई काम करें। लेकिन यहां पर जज साहब का मानना था चूंकि आरोप मुख्यमंत्री पर है, ऐसे में मुख्यमंत्री के पसंद के कैबिनेट से सलाह लेकर निष्पक्षता से जांच का सवाल कैसे उठेगा, जांच निष्पक्ष कैसे हो पाएगी। इसलिए अगर गवर्नर साहब ने कोई निर्णय लिया भी है तो वह सही है। अब इसमें बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता की बात करें, 218 की बात हो रही थी और 17A की भी बात हो रही है। इस दोनों मामले में कहां से क्या हुआ है, इसमें कई टेक्निकल पहलू। जो दूसरा पहलू उठाया गया यहां जस्टिस नागप्रसन्ना के द्वारा, उनका यह कहना था कि हमें लगता है कि यह कैसे मान लें हम कि मुख्यमंत्री की पत्नी को अगर 50-50 फॉर्मूले के तहत पैसे मिले हैं, मुआवजे मिले हैं, तो उसमें यहां सिद्धारमैया साहब का हाथ नहीं होगा। तो शक और आशंका के आधार पर इस केस में गवर्नर का लिया गया फैसला उचित है, उसे वो असंवैधानिक नहीं मानते। जबकि सबको पता है कि इतने साल पुराने केस को निकाला गया और इसमें अचानक से प्रदीप और अब्राहम नाम के 2 याचक जाते हैं, याचिकाकर्ता, और राज्यपाल से शिकायत करते हैं। दिन में शिकायत मिलती है और शाम होते होते इस पर आदेश भी जारी हो जाता है। हालांकि कुछ समय तक अदालतों से इस मामले में स्टे तो मिल रहा था, लेकिन उसके बाद फैसला जब आया तो वो हैरान करने वाला था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जहां जहां मुख्यमंत्रियों को टारगेट करने का खेल चल रहा है वहां पर लगाम कसने के लिए ऐसे वकीलों को आगे आना ही पड़ेगा। जैसे कपिल सिब्बल ने आज बेबाकी से अपनी बातें रखकर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए और राज्यपाल के निर्णय को असंवैधानिक करार दिया है, तो फिर यकीन मानिए वो कोर्ट में भी अपने द्वारा दी गई दलीलों को साबित करने की कोशिश करेंगे और अभिषेक मनु सिंघवी भी यही काम करते दिखेंगे। तो जब देश के 2 बड़े वकील मुख्यमंत्रियों को बचाने के इस मुहिम में जुटेंगे तो कई और वकीलों का साथ भी मिल सकता है। फिर अदालतों को सोचना होगा कि इतना बड़ा षड्यंत्र अगर बीजेपी कर रही है तब भी क्या राज्यपालों को ही जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्रियों के ऊपर ही समझा जाएगा? वो कंट्रोल करेंगे, वो विपक्ष शासित राज्यों में पैरेलल सत्ता चलाएंगे। अगर ऐसा होगा
तो फिर इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो परफेक्ट है। केंद्र से ही सब कुछ ऑपरेट हो, जरूरत नहीं है मुख्यमंत्रियों की। वैसे भी एक राष्ट्र एक चुनाव सिस्टम में आप देखेंगे कि अगर बीच में कोई सरकार गिर जाए तो इसके उपाय ढंग से बताए नहीं गए हैं। विवाद है, बहस छुड़ेगी। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कम से कम इस सरकार में बीजेपी के बूते का है भी नहीं कि वो संसद से इसे पास करा ले। इतना आसान नहीं है, इतने नंबर जनता ने उन्हें दिए नहीं है कि वो मनमानी करके दिखा दें। इस बार तो हर मामला जेपीसी में भी जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, कई सारे विवाद होंगे, उस पर बहस छोड़ेगी, तब रास्ता निकलेगा। लेकिन षड्यंत्र का क्या हो, षड्यंत्र पर कैसे लगाम लगे? षड्यंत्र करने वाले पर कभी कभी ब्रेक अदालतें लगाने की कोशिश भी करती हैं। तो उस वक्त क्या होता है, अध्यादेश आता है और फिर अदालतों को ही दरकिनार कर दिया जाता है, उसके फैसले को ही दरकिनार कर दिया जाता है। तो अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जेल जाने से ये दोनों वकील बचा पाते हैं या नहीं। देखना तो यह भी होगा कि सिद्धारमैया का केस क्या कोई मिसाल बनकर सामने आएगा और उसके बाद बीजेपी किसी और मुख्यमंत्रियों को फंसाने के खेल में आगे नहीं बढ़ेगी। यह सब कुछ नजर बनाए रखना होगा। लेकिन यह अब तो बड़ी खबर है कि दो नामी वकीलों ने इस मामले में बीजेपी को ना सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी अब अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।